मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अगस्त के इस महीने में आप सभी के पत्रों, संदेशों और कार्ड्स ने मेरे कार्यालय को तिरंगामय कर दिया है। मुझे ऐसा शायद ही कोई पत्र मिला हो जिस पर तिरंगा ना हो या तिरंगे और आजादी से जुड़ी बात न हो। बच्चों ने, युवा साथियों ने तो अमृत महोत्सव पर खूब सुंदर सुंदर चित्र और कलाकारी भी बनाकर भेजी है। आजादी के इस महीने में हमारे पूरे देश में हर शहर, हर गांव में अमृत महोत्सव की अमृत धारा बह रही है। अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के इस विशेष अवसर पर हमने देश की सामूहिक शक्ति के दर्शन किए हैं। एक चेतना की अनुभूति हुई है। इतना बड़ा देश, इतनी विविधताएं, लेकिन जब बात तिरंगा फहराने की आई तो हर कोई एक ही भावना में बहता दिखाई दिया। तिरंगे के गौरव के प्रथम प्रहरी बनकर लोग खुद आगे आए। हमने स्वच्छता अभियान और वैक्सीनेशन अभियान में भी देश की स्पिरिट को देखा था। अमृत महोत्सव में हमें फिर देशभक्ति का वैसा ही जज्बा देखने को मिल रहा है। हमारे सैनिकों ने ऊंची ऊंची पहाड़ की चोटियों पर, देश की सीमाओं पर और बीच समंदर में तिरंगा फहराया। लोगों ने तिरंगा अभियान के लिए अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज भी निकाले, जैसे युवा साथी कृष्णिल अनिल जी ने। अनिल जी एक पजल आर्टिस्ट हैं और उन्होंने रिकॉर्ड समय में खूबसूरत तिरंगा मोज़ेक आर्ट तैयार की है। कर्नाटका के कोलार में लोगों ने 630 फीट लंबा और 205 फीट चौड़ा तिरंगा पकड़कर अनूठा दृश्य प्रस्तुत किया। असम में सरकारी कर्मियों ने दिधाली पुखरी वार मेमोरियल में तिरंगा फहराने के लिए अपने हाथों से 20 फीट का तिरंगा बनाया। इसी तरह इंदौर में लोगों ने ह्यूमन चेन के जरिए भारत का नक्शा बनाया। चंडीगढ़ में युवाओं ने विशाल ह्यूमन तिरंगा बनाया। ये दोनों ही प्रयास ग्रीनिच रिकॉर्ड में भी दर्ज किए गए हैं। इस सब के बीच हिमाचल प्रदेश की गंगोट पंचायत से एक बड़ा प्रेरणादायी उदाहरण भी देखने को मिला। यहाँ पंचायत में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में प्रवासी मजदूरों के बच्चों को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किया गया। साथियों, अमृत महोत्सव के ये रंग केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी देखने को मिले। बोत्सवाना में वहां के रहने वाले स्थानीय सिंगर्स ने भारत की आजादी के 75 साल मनाने के लिए देशभक्ति के 75 गीत गाए। इसमें और भी खास बात यह है कि ये 75 गीत हिंदी, पंजाबी, गुजराती, बांग्ला, असमिया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और संस्कृत जैसी भाषाओं में गाए गए। इसी तरह नामीबिया ने भारत नामीबिया के सांस्कृतिक पारंपरिक संबंधों पर विशेष स्टैम्प जारी किया है। साथियों, मैं और एक खुशी की बात बताना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मुझे भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला। वहां उन्होंने स्वराज दूरदर्शन की सीरियल का स्क्रीनिंग रखा था। मुझे उसके प्रीमियर में जाने का मौका मिला। ये आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने वाले अनसुने नायक नायिकाओं के प्रयासों से देश की युवा पीढ़ी को परिचित कराने की एक बेहतरीन पहल है। दूरदर्शन पर हर रविवार रात 9 बजे इसका प्रसारण होता है और मुझे बताया गया कि 75 सप्ताह तक चलने वाला है। मेरा आग्रह है कि आप समय निकालकर इसे खुद भी देखें और अपने घर के बच्चों को भी जरूर दिखाएं। और स्कूल कॉलेज के लोग तो इसको रिकॉर्डिंग करके जब सोमवार को स्कूल कॉलेज खुलते हैं तो विशेष कार्यक्रम की रचना भी कर सकते हैं, ताकि आजादी के जंग के
इन महानायकों के प्रति हमारे देश में एक नई जागरूकता पैदा होगी। आजादी का अमृत महोत्सव अगले साल यानी अगस्त 2023 तक चलेगा। देश के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो लेखन, आयोजन आदि हम कर रहे थे, हमें उन्हें और आगे बढ़ाना है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे पूर्वजों का ज्ञान, हमारे पूर्वजों की दीर्घ दृष्टि और हमारे पूर्वजों का एकात्म चिंतन आज भी कितना महत्वपूर्ण है। जब उसकी गहराई में जाते हैं तो हम आश्चर्य से भर जाते हैं। हजारों साल पुराना हमारा ऋग्वेद में कहा गया है, ओमान मापो मानुषी अमृतम धात तोकाय तनयाय संयोहो यूयम हिष्ठा भीषजो मातृ तमा विश्वस्य स्थातु जगतो जनित्री ही। अर्थात हे जल, आप मानवता के परम मित्र हैं, आप जीवनदायिनी हैं, आपसे ही अन्न उत्पन्न होता है और आपसे ही हमारी संतानों का हित होता है। आप हमें सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं और सभी बुराइयों से दूर रखते हैं। आप सबसे उत्तम औषधि हैं और आप ही इस ब्रह्मांड के पालनहार हैं। सोचिए, हमारी संस्कृति में हजारों वर्ष पहले जल और जल संरक्षण का महत्व समझाया गया है। जब ये ज्ञान हम आज के संदर्भ में देखते हैं तो रोमांचित हो उठते हैं, लेकिन जब इसी ज्ञान को देश अपने सामर्थ्य के रूप में स्वीकारता है तो उनकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है। आपको याद होगा, मन की बात में ही 4 महीने पहले मैंने अमृत सरोवर की बात की थी। उसके बाद अलग अलग जिलों में स्थानीय प्रशासन जुटा, स्वयंसेवी संस्थाएं जुटी और स्थानीय लोग जुटे। देखते ही देखते अमृत सरोवर का निर्माण एक जन आंदोलन बन गया है। जब देश के लिए कुछ करने की भावना हो, अपने कर्तव्यों का एहसास हो, आने वाली पीढ़ियों की चिंता हो, तो सामर्थ्य भी जुड़ता है और संकल्प नेक बन जाता है। मुझे तेलंगाना के वारंगल के एक शानदार प्रयास की जानकारी मिली है। यहाँ एक नई ग्राम पंचायत का गठन हुआ है जिसका नाम है मंगत्या वाल्या थांडा। यह गांव फॉरेस्ट एरिया के करीब है। यहाँ के गांव के पास ही एक ऐसा स्थान था जहाँ मानसून के दौरान काफी पानी इकट्ठा हो जाता था। गांव वालों की पहल पर अब इस स्थान को अमृत सरोवर अभियान के तहत विकसित किया जा रहा है। इस बार मानसून के दौरान हुई बारिश में ये सरोवर पानी से लबालब भर गया है। मैं मध्य प्रदेश के मंडला में मोचा ग्राम पंचायत में बने अमृत सरोवर के बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ। ये अमृत सरोवर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के पास बना है और इससे इस इलाके की सुंदरता को और बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में नवनिर्मित शहीद भगत सिंह अमृत सरोवर भी लोगों को काफी आकर्षित कर रहा है। यहाँ की निवारी ग्राम पंचायत में बना ये सरोवर 4 एकड़ में फैला हुआ है। सरोवर के किनारे हुआ वृक्षारोपण इसकी शोभा को बढ़ा रहा है। सरोवर के पास लगे 35 फीट ऊंचे तिरंगे को देखने के लिए भी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। अमृत सरोवर का यह अभियान कर्नाटका में भी जोरों पर चल रहा है। यहाँ के बागलकोट जिले के बिलकेरूर गांव में लोगों ने बहुत सुंदर अमृत सरोवर बनाया है। दरअसल इस क्षेत्र में पहाड़ से निकले पानी की वजह से
लोगों को बहुत मुश्किल होती थी। किसानों और उनकी फसलों को भी नुकसान पहुंचता था। अमृत सरोवर बनाने के लिए गांव के लोग सारा पानी चैनलाइज करके एक तरफ ले आए। इससे इलाके में बाढ़ की समस्या भी दूर हो गई। अमृत सरोवर अभियान हमारी आज की अनेक समस्याओं का समाधान तो करता ही है, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उतना ही आवश्यक है। इस अभियान के तहत कई जगहों पर पुराने जलाशयों का भी कायाकल्प किया जा रहा है। अमृत सरोवर का उपयोग पशुओं की प्यास बुझाने के साथ ही खेती किसानी के लिए भी हो रहा है। इन तालाबों की वजह से आसपास के क्षेत्रों का ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ा है, वहीं इनके चारों ओर हरियाली भी बढ़ रही है। इतना ही नहीं, कई जगह लोग अमृत सरोवर में मछली पालन की तैयारियों में भी जुटे हैं। मेरा आप सभी से और खासकर मेरे युवा साथियों से आग्रह है कि आप अमृत सरोवर अभियान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और जल संचय और जल संरक्षण के इन प्रयासों को पूरी से पूरी ताकत दें, उसको आगे बढ़ाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, असम के बोंगाई गांव में एक दिलचस्प परियोजना चलाई जा रही है, प्रोजेक्ट संपूर्णा। इस प्रोजेक्ट का मकसद है कुपोषण के खिलाफ लड़ाई, और इस लड़ाई का तरीका भी बहुत यूनिक है। इसके तहत किसी आंगनवाड़ी केंद्र के एक स्वस्थ बच्चे की मां एक कुपोषित बच्चे की मां से हर सप्ताह मिलती है और पोषण से संबंधित सारी जानकारियों पर चर्चा करती है। यानी एक मां दूसरी मां की मित्र बन उसकी मदद करती है, उसे सीख देती है। इस प्रोजेक्ट की मदद से इस क्षेत्र में एक साल में 90% से ज्यादा बच्चों में कुपोषण दूर हुआ है। आप कल्पना कर सकते हैं, क्या कुपोषण दूर करने में गीत संगीत और भजन का भी इस्तेमाल हो सकता है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में मेरा बच्चा अभियान, इस मेरा बच्चा अभियान में इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। इसके तहत जिले में भजन कीर्तन आयोजित हुए, जिसमें पोषण गुरु कहलाने वाले शिक्षकों को बुलाया गया। एक मटका कार्यक्रम भी हुआ। इसमें महिलाएं आंगनवाड़ी केंद्र के लिए मुट्ठी भर अनाज लेकर आती हैं और इसी अनाज से शनिवार को बाल भोज का आयोजन होता है। इससे आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ने के साथ ही कुपोषण भी कम हुआ है। कुपोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक यूनिक अभियान झारखंड में भी चल रहा है। झारखंड के गिरिडीह में सांप सीढ़ी का एक गेम तैयार किया गया है। खेल खेल में बच्चे अच्छी और खराब आदतों के बारे में सीखते हैं। साथियों, कुपोषण से जुड़े इतने सारे अभिनव प्रयोगों के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम सबको भी आने वाले महीने में इस अभियान से जुड़ना है। सितंबर का महीना त्योहारों के साथ साथ पोषण से जुड़े बड़े अभियान को भी समर्पित है। हम हर साल 1 से 30 सितंबर के बीच पोषण माह मनाते हैं। कुपोषण के खिलाफ पूरे देश में अनेक क्रिएटिव और डाइवर्स एफर्ट्स किए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल और जन भागीदारी भी पोषण अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बना है। देश में लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल डिवाइस देने से लेकर आंगनवाड़ी सेवाओं की पहुंच को मॉनिटर करने के लिए पोषण ट्रैकर भी लॉन्च किया गया है। सभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में 14 से 18 साल की बेटियों को भी पोषण अभियान के दायरे में लाया गया है।
कुपोषण की समस्या का निराकरण इन कदमों तक ही सीमित नहीं है। इस लड़ाई में दूसरी कई और पहल की भी अहम भूमिका है। उदाहरण के तौर पर जल जीवन मिशन को ही ले तो भारत को कुपोषण मुक्त कराने में इस मिशन का भी बहुत बड़ा असर होने वाला है। कुपोषण की चुनौतियों से निपटने में सामाजिक जागरूकता से जुड़े प्रयास महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप आने वाले पोषण माह में कुपोषण या मालन्यूट्रिशन को दूर करने के प्रयासों में हिस्सा जरूर लें। मेरे प्यारे देशवासियों, चेन्नई से श्रीदेवी वरदराजन जी ने मुझे एक रिमाइंडर भेजा है। उन्होंने माय गॉव पर अपनी बात कुछ इस प्रकार से लिखी है। नए साल के आने में अब 5 महीने से भी कम समय बचा है और हम सब जानते हैं कि आने वाला नया साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पर मनाया जाएगा। उन्होंने मुझे देश का एक मिलेट मैप भी भेजा है। साथ ही पूछा है कि क्या आप मन की बात में आने वाले एपिसोड में इस पर चर्चा कर सकते हैं। मुझे अपने देशवासियों में इस तरह के जज्बे को देखकर बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। आपको याद होगा कि यूनाइटेड नेशंस ने एक प्रस्ताव पारित कर वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। आपको ये जानकर भी बहुत खुशी होगी कि भारत के इस प्रस्ताव को 70 से ज्यादा देशों का समर्थन मिला था। आज दुनिया भर में इसी मोटे अनाज का, मिलेट्स का क्रेज बढ़ता जा रहा है। साथियों, जब मैं मोटे अनाज की बात करता हूं तो मेरे एक प्रयास को भी मैं आज आपको शेयर करना चाहता हूं। पिछले कुछ समय से भारत में कोई भी जब विदेशी मेहमान आते हैं, राष्ट्राध्यक्ष भारत आते हैं, तो मेरी कोशिश रहती है कि भोजन में भारत के मिलेट्स यानी हमारे मोटे अनाज से बनी हुई डिशेस बनवाऊं। और अनुभव यह आया है इन महानुभावों को यह डिशेज बहुत पसंद आती है और हमारे मोटे अनाज के संबंध में, मिलेट्स के संबंध में काफी कुछ जानकारियां एकत्र करने का वो प्रयास भी करते हैं। मिलेट्स, मोटे अनाज प्राचीन काल से ही हमारे एग्रीकल्चर, कल्चर और सिविलाइजेशन का हिस्सा रहे हैं। हमारे वेदों में मिलेट्स का उल्लेख मिलता है और इसी तरह पुराणनुरु और तोल्काप्पियम में भी इसके बारे में बताया गया है। आप देश के किसी भी हिस्से में जाएं, आपको वहां लोगों के खान पान में अलग अलग तरह के मिलेट्स जरूर देखने को मिलेंगे। हमारी संस्कृति की तरह मिलेट्स में भी बहुत विविधताएं पाई जाती हैं। ज्वार, बाजरा, रागी, सांवा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी, कुट्टू, ये सब मिलेट्स ही तो है। भारत विश्व में मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसलिए इस पहल को सफल बनाने की बड़ी जिम्मेदारी भी हम भारतवासियों के कंधे पर ही है। हम सबको मिलकर इसे जन आंदोलन बनाना है और देश के लोगों में मिलेट्स के प्रति जागरूकता भी बढ़ानी है। और साथियों, आप तो भली भांति जानते हैं, मिलेट्स किसानों के लिए भी फायदेमंद है और वो भी खास करके छोटे किसानों को। दरअसल बहुत ही कम समय में फसल तैयार हो जाती है और इसमें ज्यादा पानी की आवश्यकता भी नहीं होती है। हमारे छोटे किसानों के लिए तो मिलेट्स विशेष रूप से लाभकारी है। मिलेट्स के भूसे को बेहतरीन चारा भी माना जाता है। आजकल युवा पीढ़ी हेल्दी लिविंग और ईटिंग को लेकर बहुत फोकस है। इस हिसाब से भी देखें तो मिलेट्स में भरपूर प्रोटीन, फाइबर और मिनरल्स मौजूद होते हैं। कई लोग तो इसे सुपर फूड भी बोलते हैं। मिलेट से एक नहीं, अनेक लाभ है। ओबेसिटी को कम करने के साथ ही डायबिटीज, हाइपरटेंशन और हार्ट रिलेटेड डिसीज के खतरे को भी कम करते हैं। इसके साथ ही ये पेट और लीवर की बीमारियों से बचाव में भी मददगार है। थोड़ी देर पहले ही हमने कुपोषण के बारे में बात की है।
कुपोषण से लड़ने में भी मिलेट्स काफी लाभदायक हैं, क्योंकि ये प्रोटीन के साथ साथ एनर्जी से भी भरे होते हैं। देश में आज मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए काफी कुछ किया जा रहा है। इससे जुड़ी रिसर्च और इनोवेशन पर फोकस करने के साथ ही एफपीओस को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके। मेरा अपने किसान भाई बहनों से यही आग्रह है कि मिलेट्स यानी मोटे अनाज को अधिक से अधिक अपनाएं और इसका फायदा उठाएं। मुझे देखकर काफी अच्छा लगता है कि आज कई ऐसे स्टार्टअप्स उभर रहे हैं जो मिलेट्स पर काम कर रहे हैं। इनमें से कुछ मिलेट कुकीज बना रहे हैं, तो कुछ मिलेट पैनकेक्स और डोसा भी बना रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे हैं जो मिलेट एनर्जी बार्स और मिलेट ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे हैं। मैं इस क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। त्योहारों के इस मौसम में हम लोग अधिकतर पकवानों में भी मिलेट्स का उपयोग करते हैं। आप अपने घरों में बने ऐसे पकवानों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें, ताकि लोगों के बीच मिलेट्स को लेकर जागरूकता बढ़ाने में मदद मिले। मेरे प्यारे देशवासियों, अभी कुछ दिन पहले मैंने अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में जोरसिंग गांव की एक खबर देखी। ये खबर एक ऐसे बदलाव के बारे में थी जिसका इंतजार इस गांव के लोगों को कई वर्षों से था। दरअसल जोरसिंग गांव में इसी महीने स्वतंत्रता दिवस के दिन से 4G इंटरनेट की सेवाएं शुरू हो गई हैं। जैसे पहले कभी गांव में बिजली पहुंचने पर लोग खुश होते थे, अब नए भारत में वैसी ही खुशी 4G पहुंचने पर होती है। अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट के दूर सुदूर इलाकों में 4G के तौर पर एक नया सूर्योदय हुआ है। इंटरनेट कनेक्टिविटी एक नया सवेरा लेकर आई है। जो सुविधाएं कभी सिर्फ बड़े शहरों में होती थी, वो डिजिटल इंडिया ने गांव-गांव में पहुंचा दी है। इस वजह से देश में नए डिजिटल एंटरप्रेन्योर पैदा हो रहे हैं। राजस्थान के अजमेर जिले के सेठा सिंह रावत जी दर्जी ऑनलाइन ई स्टोर चलाते हैं। आप सोचेंगे ये क्या काम हुआ? दर्जी ऑनलाइन, दरअसल सेठा सिंह रावत कोविड के पहले टेलरिंग का काम करते थे। कोविड आया तो रावत जी ने उस चुनौती को मुश्किल नहीं बल्कि अवसर के रूप में लिया। उन्होंने कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC ई स्टोर ज्वाइन किया और ऑनलाइन कामकाज शुरू किया। उन्होंने देखा कि ग्राहक बड़ी संख्या में मास्क का ऑर्डर दे रहे हैं। उन्होंने कुछ महिलाओं को काम पर रखा और मास्क बनवाने लगे। इसके बाद उन्होंने दर्जी ऑनलाइन नाम से अपना ऑनलाइन स्टोर शुरू कर दिया, जिसमें और भी कई तरह से कपड़े वो बनाकर बेचने लगे। आज डिजिटल इंडिया की ताकत से सेठा सिंह जी का काम इतना बढ़ चुका है कि अब उन्हें पूरे देश से ऑर्डर मिलते हैं। सैकड़ों महिलाओं को उन्होंने अपने यहाँ रोजगार दे रखा है। डिजिटल इंडिया ने यूपी के उन्नाव में रहने वाले ओम प्रकाश सिंह जी को भी डिजिटल एंटरप्रेन्योर बना दिया है। उन्होंने अपने गांव में 1000 से ज्यादा ब्रॉडबैंड कनेक्शन स्थापित किए हैं। ओम प्रकाश जी ने अपने कॉमन सर्विस सेंटर के आसपास निशुल्क वाईफाई जोन का भी निर्माण किया है, जिससे जरूरतमंद लोगों की बहुत मदद हो रही है। ओम प्रकाश जी का काम अब इतना बढ़ गया है कि उन्होंने 20 से ज्यादा लोगों को नौकरी पर रख लिया है। ये लोग गांवों के स्कूल, अस्पताल, तहसील ऑफिस और आंगनवाड़ी केंद्रों तक ब्रॉडबैंड कनेक्शन पहुंचा रहे हैं और इससे रोजगार भी प्राप्त कर रहे हैं। कॉमन सर्विस सेंटर की तरह ही गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम पोर्टल पर भी ऐसी कितनी सक्सेस स्टोरी देखने को मिल रही है। साथियों, मुझे गांवों से ऐसे कितने ही संदेश मिलते हैं जो इंटरनेट की वजह से आए बदलावों को मुझसे साझा करते हैं। इंटरनेट ने हमारे युवा साथियों की पढ़ाई और सीखने के तरीकों को ही बदल दिया है। जैसे कि यूपी की गुड़िया सी
जब उन्नाव के अमोइया गांव में अपनी ससुराल आई तो उन्हें अपनी पढ़ाई की चिंता हुई, लेकिन भारत नेट ने उनकी इस चिंता का समाधान कर दिया। गुड़िया ने इंटरनेट के जरिए अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया और अपना ग्रेजुएशन भी पूरा किया। गांव गांव में ऐसे कितने ही जीवन डिजिटल इंडिया अभियान से नई शक्ति पा रहे हैं। आप मुझे गांवों के डिजिटल एंटरप्रेन्योर के बारे में ज्यादा से ज्यादा लिख करके भेजें और उनकी सक्सेस स्टोरीज को सोशल मीडिया पर भी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ समय पहले मुझे हिमाचल प्रदेश से मन की बात के एक श्रोता रमेश जी का पत्र मिला। रमेश जी ने अपने पत्र में पहाड़ों की कई खूबियों का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा कि पहाड़ों पर बस्तियां भले ही दूर दूर बसती हो, लेकिन लोगों के दिल एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं। वाकई पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहाड़ों की जीवन शैली और संस्कृति से हमें पहला पाठ तो यही मिलता है कि हम परिस्थितियों के दबाव में न आए तो आसानी से उन पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा, हम कैसे स्थानीय संसाधनों से आत्मनिर्भर बन सकते हैं। जिस पहली सीख का जिक्र मैंने किया, उसका एक सुंदर चित्र इन दिनों स्पीति क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। स्पीति एक जनजातीय क्षेत्र है। यहाँ इन दिनों मटर तोड़ने का काम चलता है। पहाड़ी खेतों पर ये एक मेहनत भरा और मुश्किल काम होता है, लेकिन यहाँ गांव की महिलाएं इकट्ठा होकर एक साथ मिलकर एक दूसरे के खेतों से मटर तोड़ती है। इस काम के साथ साथ महिलाएं स्थानीय गीत छपरा माझी छपरा ये भी गाती हैं। यानी यहाँ आपसी सहयोग भी लोक परंपरा का एक हिस्सा है। स्पीति में स्थानीय संसाधनों के सदुपयोग का भी बेहतरीन उदाहरण मिलता है। स्पीति में किसान जो गाय पालते हैं, उनके गोबर को सुखाकर बोरियों में भर लेते हैं। जब सर्दियां आती हैं तो इन बोरियों को गाय के रहने की जगह में, जिसे यहाँ खुड कहते हैं, उसमें बिछा दिया जाता है। बर्फबारी के बीच ये बोरियां गायों को ठंड से सुरक्षा देती हैं। सर्दियां जाने के बाद यही गोबर खेतों में खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी पशुओं के वेस्ट से ही उनकी सुरक्षा भी और खेतों के लिए खाद भी। खेती की लागत भी कम और खेत में उपज भी ज्यादा। इसलिए तो ये क्षेत्र इन दिनों प्राकृतिक खेती के लिए भी एक प्रेरणा बन रहा है। साथियों, इसी तरह के कई सराहनीय प्रयास हमारे एक और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड में कई प्रकार के औषधि और वनस्पतियां पाई जाती है, जो हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है। उन्हीं में से एक फल है बेडू। इसे हिमालयन फिग के नाम से भी जाना जाता है। इस फल में खनिज और विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। लोग फल के रूप में तो इसका सेवन करते ही हैं, साथ ही कई बीमारियों के इलाज में भी इसका उपयोग होता है। इस फल की इन्हीं खूबियों को देखते हुए अब बेडू के जूस, इससे बने जैम, चटनी, अचार और इन्हें सुखाकर तैयार किए गए ड्राई फ्रूट को बाजार में उतारा गया है। पिथौरागढ़ प्रशासन की पहल और स्थानीय लोगों के सहयोग से बेडू को बाजार तक अलग अलग रूपों में पहुंचाने में सफलता मिली है। बेडू को पहाड़ी अंजीर के नाम से ब्रांडिंग करके ऑनलाइन मार्केट में भी उतारा गया है। इससे किसानों को आय का नया स्रोत तो मिला ही है, साथ ही बेडू के औषधीय गुणों का फायदा दूर दूर तक पहुंचने लगा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में आज शुरुआत में हमने आजादी के अमृत महोत्सव के बारे में बात की है। स्वतंत्रता दिवस के एक महान पर्व के साथ साथ आने वाले दिनों में और भी कई पर्व आने वाले हैं। अभी कुछ दिन बाद ही भगवान गणेश की आराधना का पर्व गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी यानी गणपति बप्पा के आशीर्वाद का पर्व।
गणेश चतुर्थी के पहले ओणम का पर्व भी शुरू हो रहा है। विशेष रूप से केरला में ओणम शांति और समृद्धि की भावना के साथ मनाया जाएगा। 30 अगस्त को हरतालिका तीज भी है। ओडिशा में 1 सितंबर को नुआखाई का पर्व भी मनाया जाएगा। नुआखाई का मतलब ही होता है नया खाना, यानी ये भी दूसरे कई पर्वों की तरह ही हमारी कृषि परंपरा से जुड़ा त्योहार है। इसी बीच जैन समाज का संवत्सरी पर्व भी होगा। हमारे ये सभी पर्व हमारी सांस्कृतिक समृद्धि और जीवंतता के पर्याय हैं। मैं आप सभी को इन त्योहारों और विशेष अवसरों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। इन पर्वों के साथ साथ कल 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी की जन्म जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाएगा। हमारे युवा खिलाड़ी वैश्विक मंचों पर हमारे तिरंगे की शान बढ़ाते रहें, यही हमारी ध्यानचंद जी के प्रति श्रद्धांजलि होगी। देश के लिए हम सभी मिलकर ऐसे ही काम करते रहें, देश का मान बढ़ाते रहें। इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अगले माह एक बार फिर आपसे मन की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।